हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 16 जून, चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज सेकंड पे था, पेज वन पे भी था। थोड़ा सा ना इसके आप प्रीलिम्स के फैक्ट भी लिखिएगा और कुछ मेंस की चीज़ें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स। क्या है कि पहले टेररिस्ट एक्ट के लिए था टाडा, उसको रिपील कर दिया था 1995 में। उसके बाद ले आए थे ये पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को ना इन्होंने रिपील कर दिया था पार्लियामेंट में 2004 में, 2004 में। उस वजह से इन्होंने टेररिस्ट एक्ट को इंक्लूड कर लिया था यूएपीए में। समझ आ गई आपको? अब जो है यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, टेररिस्ट एक्ट्स और उनकी टेररिस्ट की कोई भी तैयारी वगैरह हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसको भी इंक्लूड कर लिया था इन्होंने यूएपीए में। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अपनी एक वर्डिक्ट में, जो हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कोई भी, अगर आप कोई डिस्टरबेंस ऑफ लॉ हो रही है या कोई पब्लिक ऑर्डर में डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसको भी आप टेररिस्ट एक्टिविटी माने। इट डज नॉट अराइज मेरली बाय कॉजिंग डिस्टरबेंस ऑफ लॉ। कहते हैं कि इसका तो एक इंटेंट ये होना चाहिए कि अगर कोई भी एक्टिविटी को अगर अपने टेररिस्ट एक्टिविटी कहना है, तभी कहें आप जब आपको लगे कि ये बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, कि कोई भी ऑर्डिनरी पेनल लॉ में या ऑर्डिनरी लॉ में इसको हम नहीं पुट कर सकते, तब आपको इस एक्ट किसी भी एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी कहना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी केस में, अगर कोई छोटा मोटा केस भी, उसमें भी आप यूएपीए की टेररिस्ट एक्टिविटीज लगा दें। उसमें सेम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एवरी टेररिस्ट मे बी अ क्रिमिनल, बट एवरी क्रिमिनल कैन नॉट बी लेबल टेररिस्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या अपनी ओपिनियन दी है? उन्होंने कहा है कि जो इंटेंट था या पर्पस था पार्लियामेंट का, पर्पस जो था पार्लियामेंट का इन एनैक्टिंग द यूएपीए, और जो स्पेसिफिकली उन्होंने अमेंडमेंट करी है इन 2004 एंड 2008, जिससे उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज को अपने स्कोप में ले आए, यूएपीए के स्कोप में ले आए हैं, वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया के, ये नहीं कि आप जब चाहो कि छोटी मोटी अगर हैबिट्स कुछ भी हरकतें हो रही हैं, उनको भी आप टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व करो। ये सिर्फ 2004 और 2008 में जो अमेंड किया गया था, उसका पर्पस ही यही था कि जो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो जिनका डिफेंस ऑफ इंडिया पे, उन्हीं को इंक्लूड किया जाए इन एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सीरियस पेनल प्रोविजंस हैं इसमें 15, 17 एंड 18, और किसी भी लोगों पे फ्रिवोलसली लगा देना, ये आपका जो पार्लियामेंट ने जो ये सोच समझ के किया था, उसको अंडरमाइन करेगा। एंड ये विद द वेरी पर्पस ऑफ दिस लॉ इसको अंडरमाइन करेगा। तो इसलिए आप सोच समझ के लगाइए, और उसी वजह से उन्होंने दे ग्रांटेड बेल टू जेएनयू स्टूडेंट्स एंड जामिया मिलिया स्टूडेंट्स। अब उनके नाम लिखना, ये सब लिखना, दैट इज योर चॉइस। आप लिखना चाहते हैं या नहीं, या आप सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू एंड जामिया मिलिया स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। नाम लिखना स्पेसिफिक जरूरी नहीं है। आप सीधा ये बोलिएगा कि इन प्रोविजंस को लगाना इन स्टूडेंट्स पे, ये अंडरमाइन करता है इस लॉ को, दैट्स इट। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसलिए, जब आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए, स्पेसिफिक नेम्स लेना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा, इन्फ्लेशन को लेके बहुत आ रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन आज कुछ है, आपके पेपर देने तक कब काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे। बेसिक्स आपको आने चाहिए, इन्फ्लेशन, एमपीसी सब कुछ पता होना चाहिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप 11th जनवरी का एनालिसिस सुनिए, आपको सारा डिटेल में समझ आ जाएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे पूरा डेल्टा वेरिएंट का दे रखा था। देखिए, हमने इस टॉपिक को डेप्थ में बहुत कवर कर लिया, क्या म्यूटेशन होता है, क्या वैक्सीन होती हैं, हर चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये डेल्टा वेरिएंट के में। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था सितंबर 11 डेडलाइन फॉर ऑल अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव अफगानिस्तान। देखिए, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ये सब दे रखा था, दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान का इशू क्या है, दोहा पीस टॉक्स क्या है। इसके लिए 20 मार्च का एनालिसिस सुनिएगा, उसमें हमने एक एडिटोरियल डिस्कशन भी की थी, और हमने एडेड नोट्स बनाए थे ऑन दोहा पीस टॉक्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सुनिएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है इन इश्यूज़ पे, वो 1 अप्रैल का एनालिसिस सुनिए, आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। उस वक्त एक एडिटोरियल पे था सुप्रीम कोर्ट का, वो जो तरुण तेजपाल के केस को लेके आईपीएस ऑफिसर ने लिखा हुआ है। देखिए, इतना स्पेसिफिक एक केस को लेके आपसे नहीं पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स पूछी जाती हैं जो इन केसेस को रिलेटेड होंगी। हम ऑलरेडी, देखिए, मैं आपको आज लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पुराने वाले सुनने पड़ेंगे, इसलिए अब इसमें आपको मैं देता तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, आई थिंक नहीं करते भी हमने 20 से 22 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑन वेरियस इश्यूज एंड वेरियस टॉपिक्स।
वो इम्पोर्टेंट होता है। एक इश्यू के ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जिनके पास लॉ ऑप्शनल है, तो ये आप जनरल स्टडीज़ वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में था। आपको क्या पता होना चाहिए, उसको बहुत घुमा-फिरा के दे रखा है। आपको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं? वो आप 9th मार्च के एनालिसिस में सुन सकते हैं, बेसिक फैक्ट्स कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं। 19th मार्च का एनालिसिस में आपको मेरे ख्याल से हार्डली 20-30 सेकंड्स लगेंगे। एप्रीहेंशंस की क्या बताई थी, जो नहीं चाहते कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हों। उसके बाद 27th मार्च के एनालिसिस में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आई थी ऑन बॉन्ड्स। वो ही करिए, दैट वुड सफाइस। एक एडिटोरियल पे था क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो याद रखिएगा इट इज़ अ प्रीलिम्स फैक्ट कि एल साल्वाडोर जो है, इट इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज़ अ लीगल टेंडर। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इंडिया का क्या लॉ है और इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ के पास क्या लॉ है ऑन क्रिप्टो करेंसी, आप ये 31 जनवरी के एनालिसिस में सुन सकते हैं। एक पेज 7 पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो चीज़ थी कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 78,000 टन्स जो हैं, जो राइस किए थे फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस, उसको डाइवर्ट किया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो याद रखिएगा, एक तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वी कैन यूज़ राइस ऑल्सो, याद रखिएगा। बट उन्होंने साथ-साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि देखिए जो इथेनॉल है, एक तो वो ग्रेन बेस्ड होता है और एक होता है, हमने पढ़ा था मोलासेस बेस्ड, जो ये शुगर केन के उससे जब शुगर केन से शुगर बनती है। हमने पूरा स्टडी किया था, बट अब आपको दोबारा उस लेक्चर को सुनने की ज़रूरत नहीं है। शुगर केन से जब शुगर बनती है तो मोलासेस निकलता है, उससे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। एक तो वो ज़रिया है, एक होता है ग्रेन बेस्ड। ग्रेन बेस्ड में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेज़। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि देखिए मेज़ ही प्राइमरी फीड स्टॉक रहेगा फ्रॉम ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन। इस बार हम थोड़ा-सा इन्होंने राइस की निकाली है कि सेवन राइस से भी हम करेंगे। तो याद रखिएगा, एक तो राइस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ये इम्पोर्टेंट होता है। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है, ये थोड़े प्रीलिम्स के फैक्टर हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि डबल करनी है हमें डिस्टिलिंग कैपेसिटीज़ बाय 2025। और हमें अब इसका मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक तो हमें 20% इनका गवर्नमेंट का एम क्या है कि 20% ब्लेंडिंग करनी है ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल 2025 तक। कितनी करनी है? 20%। अभी हम कितना देख रहे हैं? 5% है, 2 लास्ट 2 ईयर्स में। उसमें लिखा है कि लाइकली टू 8.5% इन दिस ईयर, मगर पक्का नहीं है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप 5% ही सोचिएगा, और हमें 2025 तक अचीव करना है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। अब क्या है कि सेंटर क्या टारगेट कर रहा है कि हमें 2025 तक 1500 करोड़ लीटर, 1500 करोड़ लीटर्स हमें इथेनॉल प्रोडक्शन करनी है, जिसमें से हाफ तो होगी ग्रेन बेस्ड और हाफ होगी हमारी शुगर बेस्ड। अब अभी हम कितना कर रहे हैं? अभी हमारी जो प्रोडक्शन है वो है 710 करोड़ लीटर्स, जिसमें से सिर्फ वन थर्ड है दैट कम्स फ्रॉम ग्रेन। याद रखिएगा, वन थर्ड। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक पेज 8 पे था, कल भी था, बट क्या होता है कि 1-2 बार आ जाए तो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस बनती है, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम उसपे नोट्स बनाएँ जल्दी-जल्दी। एक तो फाइलोवायरसेस के बारे में था। फाइलोवायरसेस क्या होता है ये सुनिएगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसका कोई मेंस के साथ कनेक्शन नहीं है। फाइलोवायरसेस एक वायरस फैमिली है कॉल्ड फाइलोविरिडे, ठीक है? और ये क्या कॉज़ करते हैं? थोड़ा-सा हेमोरेजिक फ़ीवर ह्यूमन्स में और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में ये कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 3 वैराइटीज़ है वायरस फैमिली की। क्या है? क्यो वायरस, मार्बर ये एक तो नाम बहुत अजीब होते हैं ये साइंस के ना, मार्बर्ग वायरस, और एक है इबोला वायरस, ठीक है? हमारे पास 3 ही वायरस फैमिली आइडेंटिफाइड हैं अभी तक के लिए। अब उन्होंने क्या है कि नागालैंड की बैट की जो स्टडी हुई थी ना, उसमें साइंटिस्ट ने क्लियर करा है कि हमने जो नागालैंड बैट स्टडी की थी, वो फाइलोवायरसेस पे की थी। फाइलोवायरसेस में भी कौन से? एक मार्बर्ग वायरस और एक इबोला वायरस, ठीक है? ये किसी तरह से भी कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं था, और उस स्टडी का गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको बिना परमिशन के नहीं करनी चाहिए थी, और वो कह रहे हैं कि हमने सब नॉर्म्स वगैरह वो करे थे। इसमें पार्टिसिपेंट्स बेसिकली कहते हैं चाइना वाले भी थे, यूएस वाले भी थे, इंडिया वाले भी थे। अब उसमें क्या है कि उन्होंने बेसिकली एंटीबॉडीज़ देखनी थी कि कितने ह्यूमन्स में और बैट्स में एंटीबॉडीज़ हैं फॉर द वायरसेस। अब इसमें स्टडी ने क्या सजेस्ट किया है? स्टडी ने सजेस्ट किया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, कि जो बैट्स हैं साउथ एशिया में, दे एक्ट एज़ अ रिजर्वॉयर होस्ट ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फाइलोवायरसेस, ठीक है? डाइवर्स रेंज ऑफ फाइलोवायरसेस को होस्ट करती हैं जो साउथ एशिया की बैट्स हैं, ठीक है? इसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था ताइवान के रिलेटेड। ताइवान को आपको अगर देखिए टाइम मिले, कल मिले, परसों मिले, तो सुन लेना थोड़ा बहुत ताइवान के बारे में। 24 जनवरी का एनालिसिस है, 2 मिनट लगेंगे, सुन लेना जब भी टाइम मिले आपको, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।